नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बात करते हैं। जिस बीमारी या समस्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है याददाश्त यानी मेमोरी से। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत लोगों को देखते हैं याददाश्त खो चुकी है, जा चुकी है, या कुछ चीज़ें उनको याद नहीं रहती हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी किया और भूल गए। क्यों होता है, क्या कारण है, क्या इसके निवारण है, इसके बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से जानेंगे। आज हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ डॉक्टर आए हुए हैं, मैं आप सभी से उनको रूबरू कराना चाहता हूं। डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप डायरेक्टर हैं न्यूरो साइंसेस के। तो सर आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर यानी कि मेमोरी लॉस की बात करें और एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी लॉस या मेमोरी लॉस डिसऑर्डर्स की बात करें, उसके बारे में आज अब आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है, कुछ लोगों को शायद पता नहीं चल पाता है, तब भी बीमारी होती है, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ है कि वो मेमोरी लॉस कर रहे हैं। ये सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मेमोरी लॉस होता क्या है? मेमोरी लॉस के बारे में अपन ये चर्चा करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन में सारा कुछ वर्किंग है वो कंप्यूटराइज्ड होता है जी। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो कुछ सेलेक्टेड एरिया होते हैं जो मेमोरी से कंसर्न होते हैं, फिर वो दूसरे एरिया से कनेक्टेड होते हैं। तो यदि ब्रेन में किसी भी वजह से वहाँ चेंजेस आने लगते हैं तो मेमोरी लॉस के सिम्टम्स आने लगते हैं। पर्टिकुलरली देखा जाए तो शुरू में रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लगते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉपर सिलेक्शन वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी होता है, मतलब अपने को अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता अपन किसी को जब कन्वे करना चाहते हैं। तो जैसे सिंपल चीज़ें जो रोज़मर्रा में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं उसमें भी बार बार ये भूल चूक होने लगती है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसमें डिफरेंट सिम्टम्स भी ऐड हो जाते हैं। हम लोग यदि इसमें देखें कि अल्जाइमर्स या रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें सिंपल मेमोरी लॉस या जिसको अपन साधारण भाषा में फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, ये डे टू डे एक्टिव फंक्शनिंग में बहुत कॉमन सी चीज़ है। कभी अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कभी अपन मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, कभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे में जो भूल चूक होती है उसको भी अपन कई बार बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। और कई बार जो वाकई मेमोरी से रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे एल्डरली पर्सन्स हैं, उनमें यदि वो भूल चूक होने लगती है, ज़्यादा भूलने लगते हैं, उनके व्यवहार में चेंज आने लगता है, रास्ता भटकने लगते हैं, तो कई बार ये सोच के नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो उम्र के साथ होता है, ऐसा सोचा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ये सब हो रहा है। पर अपने को ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी लॉस का प्रॉपर तरीके से जब भी अपने को डाउट होने लगे तो इसको इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि और सिंपल मेमोरी लॉस के साथ में फिर धीरे धीरे जब बाकी फीचर्स आते हैं, जैसे वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी है, रास्ता भटकने की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इवन सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होता है वो इमीडिएट मेमोरी पे होता है, जो ब्रेन के ऐसे कारण है। तो इसको इग्नोर नहीं करके यदि इसके अपन उसी टाइम पे इसका निदान की कोशिश करें तो इसको आगे बढ़ने से रोकने में और इसके प्रॉपर डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी बीमारी को हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उम्र की है हो गई है इसलिए हो रहा है, या कम उम्र का है तो नादानी में कर रहा होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाना है, उनकी सलाह ही माननी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अल्जाइमर के बारे में आज हम बात करेंगे और कारण एवं निवारण जानेंगे। मैं कारण पे आता हूँ, आपको क्या लगता है क्या कारण होते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि इसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है, और उसके डायग्नोसिस भी आप हमें बताइएगा। या जैसे अब हम जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, चोट लग गई मेमोरी लॉस हो गया, क्या वो भी कारण होता है? स्ट्रोक, क्या कारण होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अपन इसके कारण के हिसाब से देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट मेमोरी लॉस वाला अल्जाइमर से ही सफ़र कर रहा हो। जी, ये देखिए बहुत कारी वाली चीज़ आपके सामने आ रही है। जी, तो इसमें एक बड़ा ग्रुप होता है जिसको हम लोग रिवर्सिबल डिमेंशिया बोलते हैं। वो रिवर्सिबल टर्म इसलिए यूज़ करते हैं कि यदि उसका अपने को यदि कारण सही समय पे पता चल जाए और अपन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें वापस बिल्कुल रिवर्ट हो जाती हैं।
जैसे यदि देखें तो सिंपल कारण होते हैं, जैसे थायराइड है किसी को जो डायग्नोसिस नहीं हुआ है और या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या B12 डेफिशिएंसी है, पहले कोई हेड इंजरी हुआ है, ये जैसे उसको स्ट्रोक या लकवे का अटैक आया है, तो इसमें बहुत सारे, या इन्फेक्शन है, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन है, जैसे आजकल वायरल इनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस वगैरह होती है, ये भी जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें एक बड़ा ग्रुप होता है कि जिसका ट्रीटमेंट से उसमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है। जैसे एल्डरली में कई बार ये शुरू होता है कि अचानक से मेमोरी लॉस हुआ, फिर दौरे पड़ने लग गए, ऐसे में एक ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस का ग्रुप होता है, जिसमें यदि उसका डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से हो जाए और ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइमली शुरू हो जाए तो काफ़ी हद तक वो सारे सिम्टम्स उसके रिवर्ट कर जाते हैं। पर इसीलिए इसमें हम लोगों का पहला एम ये होता है कि हम ये देखें कि उसका कारण कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट होते ही सारी कंडीशन का प्रोग्नोसिस चेंज हो जाता है। और इन सब को रूल आउट करने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि यदि इसमें ऐसा कोई कारण नहीं आ रहा है और उसके सिम्टम्स एल्जाइमर्स या उससे रिलेटेड डिमेंशिया दूसरे तरह के होते हैं, जैसे जिसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं, लेवी बॉडी डिमेंशिया है, ये स्पेसिफिक कारण होते हैं जिसमें यदि अपन उसके डेप्थ में जाते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट के सिम्टम्स का। तो यदि पेशेंट और उसके अटेंडेंट से बात करते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उसको मेमोरी से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, बिहेवियर से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो उसको यदि पूरे बात को समझ के यदि हम लोग डायग्नोसिस के लिए मूव करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट में अपने को, आप मैं कह सकता हूँ कि 30-40% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें यदि कारण अच्छे से पता चल जाता है और ट्रीटमेंट होता है तो उसमें काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट में सफलता मिलती है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी डिमेंशिया की बात करी और आपने काफ़ी बार ये बताया कि इस तरह से आप एक डायग्नोसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है, उस कारण मतलब रूट कॉज एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद में अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये इसी से जब आप बात कर रहे थे तो एक सवाल जहन में आया, सोचा आपसे पूछ लूँ, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स के जहन में भी आ रहा होगा, क्या सारे मेमोरी लॉस डिमेंशिया ही होते हैं? नहीं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करना। जी, वो थोड़ा बताएं। क्योंकि जैसे एक टर्म होती है ये शूडो डिमेंशिया। शूडो डिमेंशिया हम लोग तभी यूज़ करते हैं कि जब वो दिखने में तो डिमेंशिया जैसा लगता है पर उसके पीछे कारण अलग होते हैं। जैसे एल्डरली में यदि मान लीजिए अपन देखें तो उसको थोड़ा सा डिप्रेशन है और डिप्रेशन काफ़ी यदि बढ़ गया, फैमिली स्ट्रेस है, इमोशनली वो बहुत अपसेट है, तो ऐसे में ये बहुत फ्रीक्वेंट कंप्लेंट होती है कि सब ये हमारे याददाश्त ख़राब हो रही है। घर वाले भी ये नोट करते हैं कि आजकल ये बहुत चुपचाप रहते हैं और जितना ये पहले याद रख पाते थे अब वो सब चीज़ें भूलने लगे हैं। तो उसमें यदि अब पर उसको भी ऐसे सिंपली अज्यूम करके नहीं चल सकते कि ये इसमें स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से, उसमें साथ में दूसरे कारण को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे यदि पेशेंट से बात करके, उनके फैमिली मेम्बर से बात करके आपको लगता है कि ये अपन ये मेमोरी लॉस से रिलेटेड इशू है, तो इसमें हम लोग यूजुअली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल टेस्ट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अच्छा, जैसे हीमोग्लोबिन है या ब्लड के डिफरेंट टेस्ट हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, B12 है और कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, उसका ट्रीटमेंट या ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो डायरेक्टली मेमोरी फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, तो यदि वो ऐसा कुछ क्लू मिलता है तो हमारा डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। और जब अपने को लगता है कि नहीं ये इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल प्रॉब्लम है, तब हमको स्पेसिफिक टेस्ट प्लान करने होते हैं। वो पेशेंट के सिम्टम्स उसके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। जैसे MRI है ब्रेन का, जो आजकल लगभग सब जगह आसानी से अवेलेबल है। इससे बहुत सारे कारण ऐसे पता चल जाते हैं कि जैसे यदि ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई हेड इंजरी के बाद में ब्लड कलेक्शन है या कोई इन्फेक्शन का एविडेंस आ रहा है ब्रेन में, और तो ये सब प्रॉब्लम, या पेशेंट को पहले स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स हुए हैं, अपने MRI किया उसके अंदर आर्टरी में ब्लॉकेज है या कोई ब्लड लीक किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें MRI के साथ में डायग्नोस हो जाती हैं। कभी कभी हमको EEG की ज़रूरत पड़ती है जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इसके अलावा जैसे CSF जो कमर के पानी की जाँच होती है
वो भी इन्फेक्शन को रूल आउट करने में और डिमेंशिया के कारण को एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पर इन सब का प्लानिंग पेशेंट के सिम्टम्स और डायग्नोसिस पे बेस्ड होता है। तो सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट के, डायग्नोसिस क्या बता रहा है, रूट कॉज एनालिसिस की जो हमने बात करी थी वो एग्जैक्टली क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि जहन में आता है क्या सारे मेमोरी लॉस वो हैं या फिर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्जाइमर की बात करते हैं, एग्जैक्टली होता क्या, क्योंकि अल्जाइमर के आज हम टॉपिक बात करने वाले हैं, ये एग्जैक्टली क्या होता है और इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हमें बताएं। अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो 65 इयर्स की एज के बाद में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है जी। और कभी कभी जो हेरिडिटरी है या जेनेटिक बैकग्राउंड होता है इसमें डिमेंशिया का, तो वो 65 की एज 65 साल से पहले भी शुरू हो जाता है। अच्छा। तो एज का कोई बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, पर कॉमनली 65 के बाद होता है, पर 50 के बाद में भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसमें सिंपल मेमोरी लॉस नहीं होता, ये सबसे पहले रिसेंट मेमोरी पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये जो रिसेंट बातें, जैसे सुबह नाश्ते में क्या लिया था, कल आप किससे मिले थे, ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। इसके अलावा जैसे अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन है, या कई बार रास्ते भटकने लगते हैं, और ये इमोशनल या चेंजेस भी इसके साथ में कई बार आने शुरू होते हैं। कई बार अपन को विजन से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो ये सब जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो अल्जाइमर्स का डाउट होता है। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है, ये भले ही इसके सिम्टम्स 60-65 साल की उम्र के बाद शुरू हों, पर ये डिजीज़ की ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं वो 10-15 साल 20 साल पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे अमाइलॉइड के जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स का डिपोजिशन होता है, वो मेमोरी से रिलेटेड एरिया जिसको हिपोकैम्पस बोलते हैं, वहाँ पे ये न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो वो उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। तो इसको जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है इसका, और ट्रीटमेंट में उतना ही ज़्यादा इसमें सफलता मिलती है, क्योंकि ट्रीटमेंट के ऑप्शन केवल शुरुआत में इफ़ेक्टिवली अवेलेबल है। बाद में हमारे पास में केवल सिम्टोमेटिक मेडिसिन के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। जी। तो वो कहते हैं ना कि समय रहते अगर आपको पता चल जाए तो थोड़ा सा खुद से यह ना सोचे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बातें ठीक चले, लेकिन प्रिजम्पशन इज़ नॉट अ गुड डील। तो उसकी जगह आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आगे जा कर के एक बड़ी बीमारी का रूप ले। क्योंकि डॉक्टर साहब, ये मेमोरी से जुड़ी बीमारी है, एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है ब्रेन हमारी बॉडी का, और आई थिंक ये कहना गलत नहीं कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो थोड़ा सा उसके बारे में, ये अल्जाइमर के स्पेशली, कि आपने बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं 15-20 साल पहले से शुरू हो सकते, सिम्टम्स नहीं बोलेंगे लेकिन बीमारी का रूट प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म भी बताएं कि ये क्या मैकेनिज्म है, और इसको क्या हम 15-20 साल पहले अगर ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी में, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, डायग्नोस करें खुद। इसमें जैसे देखिए, खुद के डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें अपने को अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन की हेल्प लेनी होती है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो स्पेसिफिकली पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, पर अब रिसेंटली ये अवेलेबल होने लगे हैं। तो उसमें जो अल्जाइमर से रिलेटेड बायोमार्कर्स हैं, वो ब्लड में भी टेस्ट हो सकते हैं, और जो CSF जो कमर के पानी का जो टेस्ट होता है उसमें भी इसका एविडेंस मिलने लगता है। और सेकेंडली MRI इसमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि MRI में जो मेमोरी से रिलेटेड पार्ट हैं वो एक तरह से श्रिंक होने लगते हैं। तो MRI के बाद में आजकल इसमें बहुत एडवांसमेंट आ रहा है। इसमें जैसे PET स्कैन होता है, या अमाइलॉइड MRI स्कैन है, जो अभी फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर ये सब इसको अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अपन अर्ली स्टेज में उसको सस्पेक्ट करें, मतलब अपन उसका डाउट नहीं करेंगे तब तक उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। और जैसे अपने सिंपल बायोमार्कर्स हैं जो ब्लड में बायोमार्कर्स करते हैं, यदि वो पॉजिटिव आते हैं और क्लिनिकल कंडीशन उससे मैच कर रही होती है, तो आजकल रिसेंटली इंडिया में भी वो मेडिसिन्स अवेलेबल होने लगी हैं जो पहले केवल अमेरिका या इंडिया के बाहर ही अवेलेबल थी। और वो स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं, डोनानिमैब है, लिकानिमैब है। ये अभी इसका रोल ये माना जाता है कि यदि ये काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन है, इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इनको, और साथ में इसका रोल भी लिमिटेड है। ये बीमारी के प्रोसेस को 3 से 5 साल डिले कर देती है।
तो जैसे उसमें पीरियोडिकली एमआरआई करा के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इन मेडिसिन के इफेक्ट से अमाइलॉइड का जो डिपोजिशन है वो वॉश आउट होने लगता है। पर ये मेडिसिन भी साइड इफ़ेक्ट से फ्री नहीं है, इनके लिए बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। और इसके साथ में यदि मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज निकल गई है तो फिर बाकी सब चीज़ों का रोल शुरू होता है, जिसमें कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन पेशेंट की साइड टू साइड जो प्रॉब्लम चल रही है उनको टैकल करने के लिए है, और साथ में जो इसमें फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि कई बार पेशेंट को जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है अल्जाइमर्स, तो उसको ये भी सेंस नहीं होता कि उसको नहाना धोना है, पर्सनल हाइजीन है, खाने पीने का अपना सिस्टम है, वो ये सब खराब होने लगता है। वो उसका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। तो इस वजह से वो उसकी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फैमिली मेम्बर्स को उसकी केयर के हिसाब से बहुत अलर्ट रहना होता है, क्योंकि कई बार वो बिना कुछ बताए हुए घर से निकल जाते हैं और फिर वो ये भी नहीं बता पाते कि वो कौन है, कहाँ से किसको बिलोंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसके मैनेजमेंट में। क्योंकि हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को एड्रेस करने का होता है कि उनको ये बताना होता है कि ये सब रिस्क इस बीमारी से जुड़ी हुई हैं। तो उनको पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन टैग है वो पेशेंट को हर टाइम लगा के रखना होता है। रात को या किसी ओड आवर्स में वो पेशेंट घर से नहीं निकल जाए, इसके लिए आपको अपना लॉक एंड की का भी पहले कई बार एडवांस स्टेजेस में बहुत ध्यान रखना होता है। और इसमें गिरने का भी रिस्क होता है, मेमोरी लॉस की वजह से वो कुछ बता नहीं पाते, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये एक्चुअली एडवांस स्टेज में ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। जो फैमिली मेंबर्स सालों से पेशेंट के साथ रह रहे हैं वो उन्हीं को पहचानना बंद कर देते हैं कि ये उनके ये फैमिली मेंबर्स में वो उनको नाम भूलने लगते हैं। ये भी रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो ये धीरे धीरे कंडीशन ऐसी होती जाती है। तो इसकी वजह से ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्ली डायग्नोसिस। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि रिवर्सिबल जो कॉजेज़ हैं उनको इग्नोर नहीं करने चाहिए। उसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल भी होता है, पर यदि अपन उसका टाइम वेस्ट करते जाएं, उसका प्रॉपरली उसको एड्रेस नहीं करें तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, आई एम श्योर आप लोगों ने उस वर्ड को मिस आउट नहीं किया होगा, सस्पेक्ट करें। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अगर वो हो जाता है तो प्रॉब्लम को कहीं हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है और फिर यही रिग्रेट रह जाता है कि यार बहुत देर हो गई, ऐसा इस कंडीशन तक नहीं आना चाहिए था पेशेंट को। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कंडीशन हो जाती है कि कोई किसी को पहचानने से मना कर दिया, चले गए बाहर, तो वो एक क्रिटिकल या एडवांस स्टेज कह सकते हैं, वहाँ तक पेशेंट ना पहुँचे। इसके लिए हमें अर्ली डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, दूरदर्शन का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको वो चीज़ें बताएं जो सच है, यानी मिथ्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम फैक्ट्स बताना चाहते हैं। तो मेरा सवाल अभी आपका फैक्ट्स एंड उससे जुड़ी मिथ्स, क्योंकि मिथ्स भी होती हैं। मिथ्स क्या है या फैक्ट्स क्या है ये तो आप बताएंगे एज एक्सपर्ट। मेरा सवाल आपसे ये आ रहा है कि मेमोरी लॉस अगर हो गया है तो कभी आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में जी सकता है। अगर मेमोरी लॉस हो गया है तो उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकता है। ये क्या मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं? ये इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिथ है, क्योंकि जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि पेशेंट को स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट किया, उसके काउंसलिंग वगैरह किया तो उसमें वो पूरा रिवर्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। कई बार डेफिशिएंसीज की वजह से लगता है कि उसको मेमोरी लॉस हुआ है जो प्रूव हो गई। यदि अपन डेफिशिएंसी को करेक्ट करें या अंडरलाइंग कॉज को करेक्ट करें, जैसे बहुत कॉमन सी चीज़ है, यदि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई एल्डरली पर्सन कोई गिर गया और उसके ब्रेन में ब्लड कलेक्शन हो गया, अब यदि वो जैसे ही उसका डायग्नोसिस होगा और उसको यदि ये ऑपरेट हो जाएगा, ब्लड को रिमूव कर देंगे तो वो वापस पहले जैसे नॉर्मल होने की संभावना होती है। या जैसे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं, स्ट्रोक हुआ, माइनर स्ट्रोक हुआ, उसके साथ अपन यदि चेक करते हैं तो पता चलता है उसके बाद तो हार्ट डिजीज भी साथ में है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और
डायबिटीज़ है, यदि इन सब चीज़ों का अपन 1 बाय 1 टैकल करते जाते हैं साथ के साथ, तो इसमें ट्रीटमेंट में काफ़ी रिवर्सिबल पार्ट होता है। और कई बार ये भी मिथ होता है कि ये उम्र के साथ में ये सखिया जाते हैं एक तरह से, कि यदि मान लो पेशेंट को ये मान के छोड़ देते हैं कि अब ये तो उम्र हो गई तो ये सब ऐसा ही होना था, तो उसको यदि अपन प्रॉपरली टैकल करें तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे कारण निकल जाते हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे ढंग से संभव है। बस केवल फैमिली को विजिलेंट रहना पड़ता है। यदि फैमिली आइडेंटिफाई करती है तो उसमें उसके कारण के हिसाब से इलाज हो जाता है। और जो कुछ डिमेंशिया जैसे एल्जाइमर्स है, इसमें ट्रीटमेंट के बहुत सेलेक्टेड ऑप्शन है। अच्छा, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, ये भी डिजनरेटिव डिमेंशिया में आता है। लेवी बॉडी डिमेंशिया, ये स्पेसिफिक कारण है जिसमें डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पेशेंट की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि ये बीमारी का प्रोसेस एक बार शुरू होने के बाद में उसमें संभावना ये रहती है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे गिरावट आने का खतरा रहता है। अच्छा, पर उसमें भी उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मेडिसिन बहुत सहायक होती है। फैमिली के लिए भी उसमें बहुत रिलीफ मिल जाता है कि उसका बिहेवियर इतना वॉयलेंट हो रहा है या बिल्कुल गुमसुम चुपचाप बैठा है, इन सब चीज़ों को, या वो अपनी केयर नहीं कर पा रहा है, उसको लैट्रिन बाथरूम का सेंस नहीं है, वो कहीं भी टॉयलेट कर सकता है, तो ये सब चीज़ें कई बार उसको पागल समझ के अपन उसको ये बड़े ख़राब ढंग से टैकल करते हैं, जबकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज हमें करना है, और साथ ही साथ जैसे कि फैक्ट्स एंड मिथ्स की बात हो रही थी, तो फैक्ट्स को समझना है, मिथ्स से दूर रहना है, और इसके एडवाइस पहले भी आपको दी जा चुकी है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वही आपको फैक्ट बताएगा। सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो शायद आपको मिथ्स से ज़्यादा पता चलेंगे। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंसेज बहुत ग्रो कर रहा है, 21वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं, अभी थोड़ा सा एडवांसमेंट बताइए कि मेमोरी के इस दौर, मतलब इस दौर में मेमोरी के केसेस के हिसाब से क्या एडवांसमेंट हो चुके हैं? देखिए, कुछ साल पहले तक एल्जाइमर्स का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में करना नियरली इम्पॉसिबल था। अच्छा। वो केवल अंदाज़ा ही लगा सकते थे कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो एल्जाइमर्स हो सकता है जी। पर अब आज के जो एडवांसमेंट हुए हैं वो इन्वेस्टिगेटिव भी है और थेरेप्यूटिक भी है। मतलब उसमें अपन कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया कि CSF और ब्लड में बायोमार्कर्स हैं, ये इसको डिमेंशिया अल्जाइमर्स को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। पर यहाँ पे अपने को क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसे MRI के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे ये एमाइलॉइड स्कैन है, पैट स्कैन है, ये सब टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो बहुत अर्ली डायग्नोसिस इसमें अचीव कर सकते हैं जब बहुत माइनर सिम्टम्स हैं। और कई बार ये सस्पेक्ट करने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिल जाता है कि मान लीजिए फैमिली में पहले से ये बैकग्राउंड चल रहा है कि ये एल्जाइमर्स के सिम्टम्स एल्डरली में रहे हैं, तो उन फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगने लगे तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है ना कि बस सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछते जाऊँ और जवाब आते जाएं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एक ऐसा ऑर्गन के बारे में बात करें या ऐसी विषय के बारे में बात करें जो बहुत सेंसिटिव है। बट डॉक्टर साहब, समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़ासतौर से यंग जनरेशन को कि एक तो वो अपना लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है कि ये अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें, क्योंकि ये भी एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। और दूसरा, इसके अलावा डाइट को हेल्दी रखें, बैलेंस डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना फिजिकल जो इसमें सजेस्ट करते हैं कि आप यदि एक सप्ताह में 150 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आप इसमें 40% चांसेस रहते हैं कि यदि आप इसमें अलर्ट रह के इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, यदि आपको कोमॉर्बिड इशू है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको यदि आप कंट्रोल करते हैं तो भी इसमें बहुत हेल्प मिलती है। स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, इनको भी आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से टैकल करना चाहिए। कई यंग जनरेशन में कई बार ड्रग्स का एक्सपोजर हो जाता है। और आजकल जैसे अपन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का देखते हैं, तो ये हमेशा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हेलमेट यूज़ करें, जो रूल्स को फॉलो करें। यदि ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसके आपको आगे चल के बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ सकती है।
तो इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना है, जैसे कि आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर समझ करके हम शायद एक बड़ी बीमारी या बड़े कॉज तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही उसका रुकाव कर सकते हैं। आज हमारे साथ थे डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत इतनी ऐसी बातें हमें बताई हैं कि हम एक जो फिट इंडिया की बात करते हैं उस तक हम आगे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ में दर्शकों, आप जानते हैं कि इस साल हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को दूरदर्शन के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन, एक ऐसा पर्व की तरह हम मनाते हैं, हम जानते हैं इसका गौरवान्वित होने वाला पर्व है ये, जिसको पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। अपना और अपने का ख्याल रखें, क्योंकि अगर फिट है इंडिया तो ही हिट है इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।